हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास आपकी। हम पार्ट 4 पढ़ रहे थे बेटा। पार्ट 4 का नाम है ऊष्मा। पार्ट 4 इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। इसमें ऊष्मा के अंदर, जैसे कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा और ताप में क्या संबंध होता है, ऊष्मा और ताप में किस प्रकार से भिन्नता है, या ऊष्मा और ताप को कैसे आप अलग अलग भी देखते हो, कैसे समान रूप से भी देखते हो। तो इस तरीके से आप उसको समझा सकते हो। इसी तरह से ऊष्मा और ताप की अगर बात करें तो ताप एक प्रकार का अनुभव होता है जो हम महसूस करते हैं, और ऊष्मा ऐसी चीज़ होती है जो, यानी ऊष्मा को हम महसूस तो करते ही करते हैं, बाकी उसका सेंस बस ये होता है कि हम गर्माहट को व्यक्त कर रहे हैं। और ताप का मतलब होता है कि हम अगर कम ताप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ठंडक का अनुभव कर रहे हैं, या आप ऐसे कहते हैं कम ताप है यानी कि ठंडक है। तो ताप का अनुभव ठंड और गर्मी दोनों से होता है, और ऊष्मा का संबंध केवल गर्म से है। तो ये बातें भी बहुत आपकी याद रखने वाली हैं। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि किस प्रकार से आपके ताप के मात्रक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ताप के 3 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इन तीनों में ताप को मापा जाता है, ये ताप के मात्रक होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर जो है, जो आपका शरीर का ताप ज्ञात करते हैं, उसे थर्मामीटर कहते हैं, वही तापमापी। उस तापमापी और एक प्रयोगशाला में जो तापमापी होती है, वो उन दोनों में अंतर है। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था पॉइंट वाइज, कि प्रयोगशाला तापमापी और एक आपका जो शरीर के ताप को देखने वाला, या ऐसे कह सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या अंतर है। उनके मानों में अंतर है, उनकी विधियों में अंतर है, उनके कैसे करते हैं काम, वो अंतर है। साथ में बेटा आपको ये भी जानना था कि आज के समय में हम यानी अंकीय डिजिटल, यानी अंकीय को कहते हैं आप डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसमें क्या पारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पारा एक विषाक्त पदार्थ है, या पारा एक विषाक्त धातु है, या विषैला धातु है। तो उसमें कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकता है, पर डिजिटल वाले में पारा नहीं होता। फिर आपने इनके मान जाने थे। मान जानने के बाद, डिजिटल जानने के बाद आपने ये जाना था कि अगर ऊष्मा का स्थानांतरण की बात करें तो ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का पहुंचना। अब इस ऊष्मा के स्थानांतरण में आपने इसके अंदर, जैसे आपने इसमें पढ़ा, आपने ताप, फिर आपने पढ़ा मात्रक, फिर आपने पढ़ा तापमापी, ठीक है। अब तापमापी ये शरीर का ताप ज्ञात करना, और दूसरा तापमापी है आपका प्रयोगशाला तापमापी। दोनों में अलग अलग मान है। तो मात्रा के बाद आपने तापमापी पढ़ा। फिर आपने ये जाना कि ऊष्मा का स्थानांतरण नेक्स्ट टॉपिक था ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण में आपने ये जाना था 2 विधियाँ, चालन
संवहन। अब एक होती है विकिरण। इसमें आपको ये जानना है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण के अंतर्गत आपने देखा, ऊष्मा के स्थानांतरण में आप इसका मतलब समझाने की अगर बात करें तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, और ऊष्मा का स्थानांतरण के अंतर्गत आप विधियां कौन कौन सी प्रयोग में लेते हैं? चालन, संवहन और विकिरण। और इन दोनों तापमापी के अलावा एक तीसरी तापमापी का आजकल प्रयोग होता है, जिसे आप अंकीय तापमापी कहते हैं या डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब चालन में क्या होता है? चालन में एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे का गर्म होना, दूसरे सिरे का गर्म होना। तो ये आपको याद रखना है चालन विधि में। तो चालन विधि में आपको क्या पढ़ना है कि एक सिरे को अगर आप गर्म करें, जैसे लोहे की कोई छड़ है तो उसमें एक सिरे को गर्म करें तो आपको दूसरे सिरा भी गर्म महसूस होगा। तो इसका मतलब कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। संवहन में क्या होता है? इसमें कण गर्म होते ही कण तेजी से ऊपर नीचे गति करने लग जाते हैं। तो संवहन विधि में आपने जाना कि इसमें कण गर्म होते ही कण, यानी जो भी कण होते हैं इसमें पदार्थ के, तो वो अगर संवहन विधि के अंतर्गत बात करें तो इसमें कण गर्म होते ही कण तेज़ी से ऊपर नीचे गति करने लग जाते हैं, यानी चारों तरफ फैलने लग जाते हैं। ऐसी विधि को आप कहते हैं संवहन विधि। विकिरण की बात करें तो विकिरण जो होता है, विकिरण की विधि है उसमें ये है सूर्य की सूर्य के ऊष्मा का इस विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचना। तो ये याद रखना कि विकिरण विधि के अंतर्गत आपको क्या बोलना है कि सूर्य की ऊष्मा का इस विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचना। तो इस विकिरण विधि के अंतर्गत आप सूर्य की गर्मी को या सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचता है ये देखते हैं। तो अगर आपसे विकिरण विधि की बात करें तो ये आप डायरेक्ट विकिरण विधि में आप सूर्य के प्रकाश की चर्चा करेंगे। विकिरण विधि के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। इस विधि के द्वारा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आसानी से पहुंचता है पहले, तो ये और ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार से अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें तो विधि का नाम विकिरण होगा। संवहन में आप बात करेंगे तो इसमें कण गर्म होते ही कण तेज़ी से पहले ऊपर नीचे गति करने लग जाएंगे,
तो इसका मतलब चारों तरफ से गति करेंगे। चालन की बात करें तो चालन में एक सिरे से, जैसे आप लिखेंगे एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे का गर्म होना, तो ये आपकी चालन विधि हो जाएगी। संवहन में इसमें कण गर्म होते ही कण तेज़ी से ऊपर नीचे, इसका मतलब इसमें चारों तरफ से आपके घूमने की स्थिति होगी। विकिरण में है सूर्य की ऊष्मा का इस विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचना। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां हो गई, एक चालन, दूसरी संवहन, तीसरी विकिरण। इन तीनों विधियों के द्वारा एक ही काम है, ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि कैसे इस पाठ के अंदर आपकी हर तरह की चर्चा है। अब मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट इसके अंदर एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कुचालक और सुचालक की भी चर्चा, एक छोटे सा वर्ड होता है वो भी आप जान लो, यानी एक है ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी, इसका मतलब क्या है? ऊष्मारोधी यानी ऊष्मा को अपने अंदर रोकने वाला, ठीक है। और ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा को अपने अंदर लेने वाला। तो एक होता है जैसे ऊष्मारोधी, तो दूसरा है ऊष्मा शोषी। इन दोनों में अंतर आपको जानना है। इसी तरह से आप है सुचालक और कुचालक, तो ये 4 वर्ड एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो आप देखें, जैसे है सुचालक और कुचालक। सुचालक का मतलब होता है ऊष्मा का प्रवाह आसानी से उस पदार्थ में हो जाए, आसानी से हो, ठीक है। और कुचालक का मतलब होता है कि ऊष्मा का प्रवाह आसानी से ना हो। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि वो पदार्थ सुचालक है या कुचालक है। इसी तरह से आप अगर ऊष्मारोधी या ऊष्मा शोषी की बात करें तो उसके अंदर भी आपका ये है, ऊष्मारोधी का मतलब होता है कि ऊष्मा को अपने अंदर आने से रोकता है, और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है वो अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो इस प्रकार से आप इन चारों वर्ड को अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा इनके अलग अलग टर्म है, बाकी इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि इस पार्ट 4 में हमने क्या क्या जाना। आज जो आपने टॉपिक पढ़ा उसमें क्या विशेष था, और पहले आपने जो पढ़ा उसके अंदर आपकी क्या नॉलेज थी, वो सब मैंने एक बार रिपीट कर दी है। वैसे इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर किन बातों का डिस्कशन था। जैसे पार्ट 4 में, पार्ट 4 आपका ऊष्मा, तो ऊष्मा के अंदर फिर से मैं बोल रही हूँ पूरी चीज़ें, ध्यान से सुन लीजिए। ऊष्मा पार्ट 4 ऊष्मा में आपने ताप को ऊष्मा के समतुल्य बताया, आपने ताप को ऊष्मा के बराबर माना, परंतु फिर भी इनमें विभिन्नताएं हैं, तो वो भी आपने देखा। मात्रक इनके कितने होते हैं, ताप के 3 मात्रक, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उन सब से रिलेटेड फिर आपने उनके यूजेस भी मैंने बताए थे कि उनके उपयोग क्या है। फिर आपने जाना कि ताप को मापा जिससे जाता है, ताप को मापने की जो इकाई होती है या ताप को किसी उपकरण द्वारा मापते हैं वो होता है तापमापी। तापमापी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से शरीर का ताप ज्ञात करना जो है वो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी के अंतर्गत से आप प्रयोग के अंतर्गत जो तापमापी का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे द्रव है, ठोस है, जिसका भी आपको तापमान लेना है, तो उसको उसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर तापमान नोट कर लेते हैं। तो ये प्रयोगशाला तापमापी एक डॉक्टरी थर्मामीटर से थोड़े से अलग होते हैं। फिर आजकल के इस आधुनिक युग में आपका अंकीय तापमापी आ गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर भी काफ़ी हेल्प करता है। इसमें क्यों बेनिफिट भी है इसमें डिजिटल थर्मामीटर में, अंकीय तापमापी में, क्योंकि अंकीय तापमापी में आप ये जानते हो ये पारा नाम का विषाक्त पदार्थ सम्मिलित नहीं होता। जब पारा नाम का विषाक्त पदार्थ सम्मिलित नहीं है तो इसका मतलब ये विषैला नहीं है या नुकसानदेह नहीं है किसी भी प्रकार से शरीर के लिए। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर पारे का प्रयोग नहीं है, जिसमें वो है आपका अंकीय तापमापी।
लास्ट टॉपिक आपने इसके आज के लेक्चर में देखा ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण में आपने देखा कि विधि, चालन संवहन और विकिरण। चालन संवहन और विकिरण में आपने ऊष्मा के स्थानांतरण को अलग अलग तरीके से जाना। चालन विधि ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा पहुंचती तो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लेकिन उसमें ऐसा कि उसमें कण एक जगह से दूसरी जगह चलते चलते स्थानांतरित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोहे की एक छड़ लो और उसका एक सिरा गर्म करो, तो कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद तब दूसरा सिरा आपको गर्म लगेगा। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का चलना, वो आपकी विधि, या ऊष्मा का चलना या गर्म होकर उसका व्यक्त होना, वो विधि आपकी चालन है। संवहन में इसमें कण जो है गर्म होते ही कण तेज़ी से ऊपर नीचे गति करने लग जाते हैं, विसरित होने लग जाते हैं। तो ये पूरे उसमें फैल जाते हैं जिस भी माध्यम में ये होते हैं। जैसे कोई भी आप पात्र में गर्म कर रहे हो, तो उस जहाँ पे जिसमें भी गर्म कर रहे हो उसमें कण गर्म होते ही ऊपर की ओर उठते हैं और फिर इधर उधर चारों तरफ गति करते हैं। उनकी इस प्रकार कण की गति को ही हम कहते हैं कि ये ऊष्मा का संवहन करा रहे हैं, यानी चारों तरफ ऊष्मा को फैला रहे हैं। फिर आती है विकिरण विधि। विकिरण विधि के अंतर्गत सूर्य की ऊष्मा का इस विधि के द्वारा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यानी विकिरण विधि के अंतर्गत सूर्य की जो रोशनी है या सूर्य की जो ऊर्जा है या जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आपके पहुंचता है, और हम विकिरण के द्वारा ही हमें सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों ही विधियां हैं जो एक प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा को फैलाती रहती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब आप SW ज़रूर करो बेटा। 7th क्लास आपका 1-2 ही लेक्चर आ रहा है। प्लीज़ आप SW सेंड करें। हर दिन का जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कम से कम वीडियो में 2-2 बार आपको मैं सुनाती हूँ, 2-2 बार समझा रही हूँ, पहले का रिवाइज़ कराती हूँ, 2-2 बार रिपीट करती हूँ। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप वीडियो को रोक रोक के सुन सकते हो, हर एक चीज़ समझ सकते हो, हर एक पॉइंट बता रही हूँ, हेडिंग बता रही हूँ, कुछ जहाँ तक है लिख भी रही हूँ। तो प्लीज़ नोट डाउन करो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा SW करके पढ़ाई करो बेटा और सेंड करो। ओके, बाय।